गाइस, मैं इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन खाना खाने का टाइम हुआ था तो सॉरी। अब इसको आगे से दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्या कहाँ पहुँचे थे हम इस क्वेश्चन पे, जो कि था द अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ ए रिमोल्डेड क्ले सॉइल इज दिस इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज दिस करस्पॉन्डिंग रिमूव। तो मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पे सेंसिटिविटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सेंसिटिविटी हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको जो बोल रहा था, जो फॉर्मूला होती है सेंसिटिविटी पे, वो होती है क्यू यू रिमोल्टेड सॉइल के लिए। तो यहाँ पे आपको ये वाली तो वैल्यू दी ही नहीं है, तो आप ये रिमोल्टेड नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो सिंपल रिलेशन है जो आपको इस्तेमाल करनी है वो ये वाली है, जिस वजह से आप आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिमोल्डेड क्ले की दी थी कोहेजन और रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी आपको कैलकुलेट करनी थी। तो सेंसिटिविटी का बिल्कुल रोल नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेंसिटिविटी की फॉर्मूला पहले से ही लगाओगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसमें आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो 20 है। 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बोला गया है द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज this and this respectively in a 100 meter cube volume of the soil, the volume expressed in meter cube of air is। हमें क्या करना है कि हमें वॉल्यूम एक्सप्रेस यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर हमें निकालना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हमें ये पूछा गया है। वो अच्छा क्वेश्चन है ये। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो एन ए परसेंटेज वाइड्स होता है हमारे पास, वो पोरोसिटी टाइम्स एयर कंटेंट होती है, और जो एन एन 1 - s के बराबर होती है, क्योंकि ए सी प्लस एस इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दी गई हमारे पास, पोरोसिटी की भी वैल्यू दी गई है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की भी। तो यहाँ हम आसानी से एन ए निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स 1 - s। तो यहाँ आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इक्वल टू 0.7 इंटू 1 - 0.4, दैट इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.6, दैट इज इक्वल टू 0.42। तो यहाँ पे आएगा कि हमें बोला गया है वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो जो हमारे पास जो पोरोसिटी होती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है हमें पर द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगी टोटल वॉल्यूम इंटू पोरोसिटी, दैट इज इक्वल टू 0.42 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 42। तो आसान से आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि कैसे आपको क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है। आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। बाकी तो आप डाटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे, कैलकुलेटर अवेलेबल है आपके पास, उसके साथ ही आसानी से वैल्यूज़ निकलेगी। लेकिन जो आपकी मैं बोल रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है। तो आप बोलोगे कि शायद 2-3 वैल्यू दी गई हैं, तो अब कुछ अलग ही वैल्यू निकालनी है। अगर आपको फार्मूला याद है तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास, ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सैंड सैंपल्स हैविंग द सेम रिलेटिव डेंसिटी, आइडेंटिफाई दे आर ट्रू और फॉल्स। हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट वो है पुअरली ग्रेडेड सैंड्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल दैन द वेल ग्रेडेड, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि द पार्टिकल साइज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैंड, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि पार्टिकल साइज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है फ्रिक्शन एंगल पर। ये बिल्कुल गलत है। इसको आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हो कि आपने देखी होगी वो एन वैल्यू देखी होगी, आपने 5 वैल्यू देखी होगी। आप वहाँ पे देखते होगी कि जहाँ पे डेंस सैंड होती हैं, वेल ग्रेडेड सैंड होती है, उनका जो एन वैल्यू एज इंक्रीज़ होता है तो 5 भी इंक्रीज़ होता है वहाँ पे। आप देख सकते हो हम यूजुअली 5 ग्रेटर 26 डिग्री होता है वहाँ पे, एन बी ग्रेटर 30, 40, 50
इसके आसपास यहाँ से ऊपर ही होता है फॉर वेल ग्रेडेड सैंड्स और वेल ग्राइंडेड। यहाँ पे ग्रेवल्स की बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी बात यहाँ पे क्या लिखी थी कि पुअरली ग्राइंडेड सैंड्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल, ये बिल्कुल सही बात है और ये जो बिल्कुल बात गलत है क्योंकि ये इस पर इफेक्ट करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट हमने किया तो हमें ये चीज़ें मिली, क्या मिली कि परसेंटेज फाइनर देन 4.75 परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रॉन एंड लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज दिस। तो सॉइल हमें क्लासीफाई करनी है यहाँ पे। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास 4.75 mm की सीव है, फर्ज करते हैं ये हमारे पास 4.75 mm की सीव है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इससे परसेंटेज फाइनल वो 60% है, 60% है। तो पहली गलती जो हो सकती है यहाँ पे हम बोलेंगे कि परसेंटेज फाइनल तो ग्रेटर दैन 50% है। तो यहाँ पे हमारी जो सॉइल है वो यहाँ पे कौन सी सॉइल होगी, वो फाइनली ग्रेड सॉइल होगी, यानी कि वो यहाँ पे क्ले होगी, यहाँ पे सिल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे इसने अभी तो वैसे यहाँ पे ऑप्शंस खतरनाक नहीं रखे, आसानी ऑप्शंस रखे, वरना बिल्कुल ये क्वेश्चन मोर देन 50% मेरे हिसाब से इसको गलत ही करते थे पहली नज़र में, क्योंकि हम क्वेश्चन को ज़्यादा उस टाइम पे पढ़ते नहीं होते क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर होता है, हमें हमारे पास ये होता है कि शायद ये टाइम कम है वगैरह, तो हम जल्दी जल्दी से डाटा पढ़ते हैं और जल्दी से आंसर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे 60% है, लेकिन उस 60% में बोल रहा है कि परसेंटेज फाइनल दैन 75 माइक्रॉन जो है वो 30%, यहाँ नहीं कि इस 60 में 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है और 30 यहाँ पे है, यानी कि अब ये फ्रैक्शन जो ये 30% ही रहा, ये 30% ही रहा और ये जो फ्रैक्शन है ये 40% रहा, यानी कि ग्रेवल फ्रैक्शन जो रहा वो सैंड फ्रैक्शन से ज़्यादा है। तो ग्रेवल इज ग्रेटर सैंड, तो हमारी जो सॉइल है वो ग्रेवली है। अब इसमें परसेंटेज फाइनल्स कौन सी हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो सिल्ट है सिल्ट का जो फ्रैक्शन है वो 30% फ्रैक्शन है, सिल्ट का फ्रैक्शन 30% है। और यहाँ पे जो क्ले की तो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सो फिर हमारे पास आएगा 75 माइक्रोन से नीचे किसकी बात हो रही है यहाँ पे बोला है इसने कि 30 फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज फाइनल ग्रेटर देन 75 माइक्रोन 30%, यानी कि 30% यानी कि 50% यहाँ पे सिल्ट है। तो हमारी जो सॉइल हो जाएगी वो हो जाएगी GM, कौन सी होगी, सिल्टी ग्रेवल। परसेंटेज यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सिल्टी ग्रेवल, और इसको हम सिल्टी और दूसरी तरीके भी सीख कर सकते हैं। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है IS क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट निकालेंगे तो देखते हैं कि वो इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, तो उस तरीके से भी इसका सिल्टी ही आएगा, क्लियर नहीं आएगा। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, डबल सिंबल तो लगेगा नहीं, IP तो बिटवीन 4-7 तो है नहीं, तो ये तो है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो GM है, यानी कि सिल्टी ग्रेवल इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यही पे है कि 40% यहाँ से यहाँ रुक जाता है 4.75 mm से, तो उसकी वजह से हमारी सैंड ग्रेवली बन जाती है। तो इसको आप आसानी के साथ देख सकते हो। तो अगला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्या गया है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो जिसको गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि 10 मीटर थिक क्ले है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पर 20 मीटर हमारी सैंड है। द वाटर टेबल इज़ 5 मीटर बिलो सरफेस ऑफ क्ले लेयर। तो क्ले लेयर के 5 मीटर नीचे है हमारा यहाँ पर। The value of gamma saturate is given, the unit weight of the water is gamma W. If now the water table rises to the surface, अगर यहाँ पे सरफेस पे हमारे पास पहुँच जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ पॉइंट P ऑन द इंटरफेस कितना बढ़ता है, ऑन द इंटरफेस कितना बढ़ता है। तो आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी क्वेश्चन है उतना ही है, डाटा बहुत ज़्यादा दिया गया है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको आराम से। ये बोल रहा है कि क्ले लेयर के बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर, यानी कि यहाँ पे है हमारे पास वाटर टेबल की पहली जो पोजीशन है वो यहाँ पे है स्टार्टिंग से, ये हमारे पास इसका ये है द सॉइल अबव द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड। जो वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल है हमारे पास कैपिलरी सैचुरेटेड है,
द वैल्यू ऑफ गामा सैचुरेटेड इज 19, द यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज ऑल्सो गिवन। इफ नाउ द वाटर टेबल राइजेज टू द सरफेस, अगर वाटर टेबल कहाँ पहुँच गया, हमारे पास सरफेस तक पहुँच गया, अब हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस पे कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास अनचेंजड रहेगी, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेसेस हैं, टोटल स्ट्रेस सिग्मा टोटल जो है वो भी उसी कंटेंट से इंक्रीज हो जाएगी जिस तरीके से हमारे पास पोर वाटर प्रेशर जो गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू और यहाँ पर जो गामा सैचुरेटेड इनटू गामा डब्ल्यू, इनका जब हम यहाँ इनका डिफरेंस करेंगे तो वो उतना ही रहेगा जो पहले का था। तो मतलब ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चंस हैं कि जब हम बोलते हैं कि सरफेस पे हमारा वाटर है, तो इस सरफेस के लैग के सरफेस के ऊपर हमारा जब वाटर क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कुछ भी लेवल तक, तो हमारे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको बिल्कुल भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम भी हमारा जो टोटल स्ट्रेस होता है और जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो सेम क्वांटिटी से इंक्रीज़ होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे जो इफेक्टिव स्ट्रेस होते हैं, जो सिग्मा टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसको आप एक दो बार रीड करोगे क्वेश्चन तो आपको आसानी के साथ ये समझ में आएगा कि इसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तरज़ाकीज़ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी अज्यूम्स दैट। तो हमारे पास क्या होता है कि हमने उमूमन यहाँ पे जो हम डिफरेंट वैल्यू पढ़ते हैं, उमूमन AV की जो पढ़ते हैं या CC की पढ़ते हैं, वो हम बोलते हैं कि यहाँ पे लॉग होता है, तो हम इसको जल्दी से लॉग देते हैं कि EVS log 9 बेस लीनियर। तो लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि जो तरज़ाकी ये जो तरज़ाकी के इसमें आता ही नहीं है। उसमें होता है कि तरज़ाकी ने जो माना था वो माना था E वर्सेस P इज़ लीनियर। उसने माना था कि वो C जो MV हैं AV है ये कॉन्स्टेंट है, और फॉर दैट E वर्सेस P इज़ लीनियर। E वर्सेस P यानी कि वाइड रेशो वर्सेस स्ट्रेस इज़ लीनियर, इसने माना था ये वाली, दैट इज़ लीनियर। उनका जो ग्राफ आता है वो लीनियर आता है। वो बिल्कुल भी हम बोलते हैं कि हमारा कोई अगर ये क्वाड्रेटिक है या कोई और कर्व फॉलो करता है, जैसे कि हमारे क्रीप में होता है कि वहाँ पे जो लीनियर रिलेशन होती नहीं है एज इट इज़, जब लॉग पे डाटा करते हैं या इक्विवेलेंट व्हील लोड जब उसमें ट्रांसपोर्टेशन में डालते हैं तो वो आता है लीनियर। लेकिन यहाँ पे इसने एज्यूम किया था ये वाली लीनियर, यहाँ पे कोई एजम्पशन ऐसी नहीं थी। तो बिल्कुल इसका आंसर जो है वो E वर्सेस P रिलेशनशिप लीनियर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था गेट में एक बार। द टाइम फॉर क्ले लेयर टू अचीव 80% ऑफ कंसोलिडेशन इज 10 ईयर्स। तो पहले क्या आता है, 10 ईयर्स का टाइम लगता है। इफ द लेयर वॉज हाफ एज थिक, 10 टाइम्स मोर परमिएबल एंड 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल दैन टाइम, व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव। तो इसको आप आसानी के तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास पता है कि जो टाइम होता है वो परमिएबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम उतना कम लगेगा जितना परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना कंप्रेसिबल होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आसान तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं हम। तो इफ़ द लेयर इज़ हाफ एज थिंक 10 टाइम्स मोर परमिएबल एंड 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल। तो जब वो 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल होगी तो ये 10 ईयर्स हैं, ये 10 × 4 हो जाएगा 40 ईयर्स 40। फिर होता है कि 10 टाइम्स मोर परमिएबल, तो फिर इसको डिवाइड होगा क्योंकि ये इसको इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ये बन जाएगा 4 ईयर्स। उसके बाद बोला गया है ये डबल ड्रेनेज है। क्या है, डबल ड्रेनेज है। जब ये डबल ड्रेनेज है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D² होता है। तो जब डबल ड्रेनेज है, अगर सिंगल ड्रेनेज होता तो उस रेशो से ही सर डबल ड्रेनेज की वजह से ये 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, तो ये 4/4 हो गया 1। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल अगर आपको फार्मूला थोड़ा आइडिया है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको फार्मूला भी याद नहीं है, तो आप इसको आसान तरीके से इसको बिल्कुल विदाउट यूजिंग एनी रफ वर्क, आपको रफ वर्क करने भी की ज़रूरत नहीं है। आप उसको माइंड में बिल्कुल कुछ सेकंड्स में कर सकते हो बिल्कुल। तो ये आपको आसानी से निकलेगा, ये आपको आसानी से निकलेगा। तो अगर आप फार्मूला से करना चाहते हो तो फार्मूला से भी आप आराम से कर सकते हो, आपको आराम से कर सकते हो। CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MV। और फिर आप
इसको दूसरी फार्मूला लगाएगा TV इजकल टू CVT d²। इनको आप दोनों को रिलेट करके आप आराम से निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को। बिल्कुल आपको क्वेश्चन आपका आंसर यही आएगा 1 ईयर। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन पे ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि अ डबल ड्रेनिंग क्ले लेयर 6 मीटर थिक सेटल्स by 30 mm with years under the influence of certain loads. Its final consolidation settlement has been estimated to be 120 mm. If a thin layer of sand having negligible thickness is introduced at a depth of 1 feet below the top surface, तो हम इसमें डबल ड्रेनेज कर दिया हमने इसमें। अब तो द फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए क्ले लेयर विल बी, अब फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट यहाँ पे इसको बच्चे देख के इसको कैलकुलेट करना चाहिए कि इसको हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे तब जाके आंसर मिलेगा, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से निकलेगा ये कि क्योंकि हमें बोला गया है फाइनल कंसोलिडेशन, हमें पूछा क्या गया है फाइनल कंसोलिडेशन क्या है यहाँ पे फाइनल कंसोलिडेशन। तो कोई भी सॉइल हो उसमें जो फाइनल कंसोलिडेशन है जो जितनी है वो इतनी ही रहेगी। सिग्मा जो डेल्टा है ना, डेल्टा एच टोटल, वो डिफरेंट स्टेट्स में हो सकती है, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, लेकिन जो टोटल है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगी। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको डाटा तो बहुत ज़्यादा दिए है, बच्चे बोले कि आप ड्रेनेज को चेंज किया है, अलग अलग डायमेंशन पे ड्रेनेज दी गई हैं, तो डाटा भी चेंज होगा, इसकी वजह से चेंज वैल्यू आएगी, हो सकता है वो डबल करेगी वैल्यू को या कैलकुलेट करके नन ऑफ द एबो देगी। लेकिन ये बिल्कुल भी करना नहीं है, बिल्कुल आपको देखना है कि आपको फाइनली क्या बोला है। फाइनली बोला है कि फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होगी। फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट वही होगी जो पहले भी फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट थी, बाद में भी वो फाइनल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये आप जैसे हमारे अल्टीमेट BOD होता है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसी तरीके से हमारा फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 120 mm। इसका 120 mm ही आंसर रहेगा। तो उसके बाद बोला गया है कि ये जो है ये क्वेश्चन कंपैक्शन पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पूरा फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड ऑन compacted soil where DS stands for soil compacted on dry side of OMC and WS stands for soil compacted on wet side of OMC. Identify incorrect statement। यहाँ पे हमें देखना है कि incorrect statement, यहाँ पे देखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। बोला है soil structures flocculated on DS and dispersed on wet side of optimum. Construction of pore water pressure is low on DS and high on WS. Soil and drying shrinkage is high on DS, shrinkage यहाँ पे ज़्यादा होता है DS साइड पे, और यहाँ पे low on WS. On addition to water swelling is high on DS, swelling यहाँ पे ज़्यादा होती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे गलत बोलना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइल ऑन ड्राइंग श्रिंकेज इज हाई ऑन DS, यहाँ पे DS पे लगभग सारे वैल्यूज़ मैक्सिमम ही होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेट साइड, लेकिन कुछ वैल्यू जो होती है जैसे कि श्रिंकेज, पोर वाटर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी एट लो प्रेशर, वो यहाँ पे लो होती है ड्राई साइड से। तो यहाँ पे इसने बोला कि श्रिंकेज इज़ हाई, तो ये गलत बात इसने बोली है, श्रिंकेज हाई नहीं होगा, श्रिंकेज कम होगा ऑन DS साइड से एज़ कम्पेयर टू वेट साइड से। तो यहाँ इसका C हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि क्ले सैंपल इज टेस्टेड इन ट्रायक्सियल apparatus इन कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशंस एट अ सेल प्रेशर ऑफ 100 kN per meter square. What will be the pore water pressure at a deviated stress of 40 kL? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसने बोला है पोर वाटर प्रेशर क्या होगा। तो अगर हम इसको कैसे करने की कोशिश करेंगे, तो हम जब इसको डाटा जो है दिया गया है इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो कुछ हो सकता है कि आंसर कुछ ना कुछ निकले और यहाँ पे गलत कर बैठे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जो कंडीशंस दिए गए वो देखनी है, क्या कंडीशंस दिए हैं। कंसोलिडेटेड यानी कि पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप नहीं हुआ है, दूसरा भी ड्रेनड है, बिल्कुल पोर वाटर ड्रेनेज ओपन है। तो जब ड्रेनेज ओपन है तो पोर वाटर प्रेशर बिल्ड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बोला है पोर वाटर प्रेशर कितना बिल्ड होगा, तो ये कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है, पोर वाटर प्रेशर बिल्ड ही नहीं होगा, तो ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो आंसर है। और इसको अगर 100 - 40 करोगे तो ये निकलेगा 60, जो गलत है। तो इस तरीके से प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करना है, कौन सी कंडीशंस दी है उस हिसाब से
यहाँ पे निकालना है, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर यह है कि सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डायमीटर बिटवीन यूटा एंड यूटा। If the terminal velocity of the largest particle falling through water without flugration युता, then for the smallest particle कितना होगा। तो इसको सिंपलेस्ट वे में, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल है नहीं, क्योंकि अगर ये हो सकता है किसी सॉइल पार्टिकल नहीं दिया होता तो हमें आसान लग सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कुछ टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि स्टोक्स लॉ अप्लाई करना है, जो कि होता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। तो इस हिसाब से आप v1 प्लस v1 v/2 d1/d2 का होल स्क्वायर करके आप निकालो, जो भी आप आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जस्ट चीज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला से हैं कि g/18 gs-1 इंटू डी स्क्वायर, वहाँ से निकलो तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो निकलेगी आप सॉइल पार्टिकल की कितनी होगी। तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कुछ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। लूज सैंड एग्जिबिट्स कंट्रैक्टिव बिहेवियर अपॉन शेयरिंग, सही बात है। डेंस सैंड व्हेन शेयर्ड अंडर अनट्रेन्ड मे लीड टू जनरेशन नेगेटिव, सही बात है। ब्लैक कॉटन सॉइल एग्जिबिट्स एक्सपेंसिव एयर, ये भी सही बात है। लिक्विफेक्शन इज द फिनोमेना वेयर कोहेजनलेस सॉइल नियर द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ डैम्स आर शीट बाय लूज शेयरिंग स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बात है लिखी गई है, ये जो कंडीशन होती हैं जो यहाँ पे लिखी है इसने, ये होती है किसके लिए, ये होती है हमारे पास सॉइल बॉइलिंग के लिए, सॉइल बॉइलिंग के लिए हो, यहाँ जिसको हम बोलते हैं सैंड बॉइलिंग, जहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन होती है। लेकिन जो लिक्विफेक्शन होती है ये डायनेमिक लोडिंग की वजह से होती है, डायनेमिक्स की वजह से होती है। जैसे कि हमारे पास कभी कभार क्या होता है कि इसमें भी शेयर स्ट्रेंथ ज़ीरो हो जाती है, इसमें भी शेयर स्ट्रेंथ हो जाती है ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है किस वजह से बोला है। इसने बोला कि हाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से शेयर स्ट्रेंथ किस वजह से ज़ीरो हुई है, इस वजह से नहीं हुई है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ इस वजह से ज़ीरो नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है कि जब कोई डायनेमिक लोडिंग लगी, जैसे पास हमारे पास अर्थक्वेक हो गया, यहाँ पे हमने कोई ब्लास्ट किया, हम पाइलिंग कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे साथ क्या हुआ कि उस वजह से हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ ज़ीरो हो सकती है। तो उस टाइम पे ये बात बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है यही गलत है यहाँ पर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद रिटेनिंग वॉल पे क्वेश्चन है। 3 मीटर हाई रिटेनिंग वॉल सपोर्टेड सैचुरेटेड सैंड, बल्क यूनिट में दिया गया है। हमें बोल रहा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिव प्रेशर एट द बेस ड्यू टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल फ्रॉम द बेस ऑफ द फुटिंग टू द ग्राउंड वाटर सरफेस। वो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोलना है इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, कितना होगा और किस अमाउंट से होगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे यूनिट देखो, हमेशा अगर आपको होता है कन्फ्यूजन कि हमें थर्स्ट निकालना है या प्रेशर निकालना है, तो आप हमेशा यूनिट को देखा करो। यहाँ पे किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, सिंपली हमें क्या निकालना है, ये जो ये वैल्यू है बेस पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। और इसका जो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डायग्राम बनेगी उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकालना है, उसका एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि हमें थर्स्ट नहीं निकालना है। तो आराम से देखिएगा कि KWH हम जब करेंगे पहली बार तो हमारे पास K 1/3, क्योंकि साइन 30 दिया है। और आराम से आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल तो आप जल्दी कर सकते हैं। 18 इंटू H इज़ 3, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया है और यहाँ पे बच गया है 18, यहाँ पे बच गया 18। तो दूसरी बार क्या हुआ कि दूसरी केस में बोल रहा है कि आपका जो वाटर टेबल वो बेस से लेके सरफेस पे राइज हो गया, 3 मीटर तक राइज हो गया। तो वाटर टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे अब वाटर टेबल की फाइनल पोजीशन है यहाँ पे। अब कितना चेंज हुआ, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो हमें सीधी सी बात क्या करना है कि अब जो एक्टिव प्रेशर होगा वो K गामा, अब ये गामा से यहाँ पे सबमर्ज्ड होगा, H होगा, और वाटर की वजह से कितना होगा कि उस वाटर की वजह से लगेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, जिसमें K आपको नहीं लेना है, इसमें आपको K नहीं लेना है। ये गलती यहाँ पे हो सकती है, हम यहाँ पे K कंसिडर करेंगे
क्योंकि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक की वजह से प्रेशर है, एक्टिव और प्रेशर यानी कि सॉइल की वजह से प्रेशर नहीं है, तो वो सिंपली गामा डब्ल्यू एच है। तो यहाँ पे हम क्या जब करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, तो 1/3 यहाँ पे हमारा क्या था 18 - 10, क्योंकि गामा डब्ल्यू दिया है, तो 18 - 10 इंटू एच यानी कि 3, यहाँ पे लगाया गया वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10 × 3 = 30, तो यहाँ पे मिलेगा 18 - 10 दैट इज़ 8, तो 8 + 30 दैट इज़ 38। अब तो ना 38 आंसर है ना इसको 18 आंसर है, तो आंसर क्या है, चेंज कितना हुआ, बिफोर एंड आफ्टर कितना चेंज हुआ, तो चेंज हुआ 38 - 18 दैट इज़ 20, तो इंक्रीज बाय 20। तो जब वाटर ऊपर हुआ तो वाटर की वजह से कितना इंक्रीज हुआ एक्टिव और प्रेशर में, यहाँ पे इंक्रीज हुआ 20 kN/m²। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और देखना है हमें क्या निकालना है, हमें कितना निकालना है। अगर यहाँ पे 38 होता वही ऑप्शन, तो मे भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर वो ज़्यादा तेज़ दिमागी लगाएगा तो यहाँ पे 38 भी दे सकता था, तो उसको बचे हुए कर सकते थे। यहाँ पे देखना है आपको चेंज देखनी है आपको, तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। उसके बाद स्लो फेलियर पे क्वेश्चन है, बोला गया है बेस फेलियर, फेस फेलियर, टो फेलियर, आप मैच करो। तो सॉइल फेलियर, बेस फेलियर कब होगा, बेस फेलियर देखिए कि हमारे पास अगर कोई भी स्लोप है तो बेस फेलियर यहाँ से होता है, फेस फेलियर ऊपर ही होता है, टो फेलियर बिल्कुल यहाँ पे होता है। तो अब देखिए कौन सा मैच करेगा, बेस फेलियर सेल्स अबव एंड बिलो द टो है सेम स्ट्रेंथ, सेल्स अबव द टो इज कम्प्लीटली वीक, सेल्स अबव द टो इज कम्प्लीट स्ट्रॉन्गर। तो तीसरा आएगा, एक का थर्ड है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में थर्ड है, तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको अलग से भी देख सकता है, यहाँ पे कॉलम है, कॉलम बी की तरफ से, तो चारों कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्या दिया है कि ये डायग्राम किसकी हैं, ये डायग्राम किसकी हैं, ये डायग्राम किसकी हैं, और ये की इसकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये वैल्यू है सेटलमेंट की, जो वैल्यू है कांस्टेंट है। ये जो आपको पता है सेटलमेंट की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है वो होती है किस वाले सॉइल में, किस वाले, जहाँ पे रिजिड फूटिंग में होती है, रिजिड फूटिंग होती है वहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे सेटलमेंट आपकी कांस्टेंट होती है। और यह जो का ये जो प्रेशर डायग्राम है ये यूनिफॉर्म होती है किस वाले सॉइल में, ये होती है किस वाले सॉइल में, यहाँ पे भी फ्लेक्सिबल फूटिंग होगी, जहाँ पे फूटिंग फ्लेक्सिबल हो। तो पहला गया है कि जब आप इसको देखोगे तो ये फ्लेक्सिबल फूटिंग, ये तो फ्लेक्सिबल फूटिंग है ही नहीं, ये रिजिड फूटिंग है, किस वाले सॉइल पे है, कोहेजनलेस पे है कि, तो रिजिड फूटिंग ऑन कोहेजनलेस सॉइल। तो पहला जो है वो रिजिड फूटिंग ऑन कोहेजनलेस सॉइल, ये भी है ये भी है। उसके बाद बोला गया है कि रिजिड फूटिंग ऑन कोहेजिव सॉइल, रिजिड फूटिंग ऑन कोहेजिव सॉइल, हाँ बिल्कुल ये भी सही बात है। तीसरी बात बोली है सी डायग्राम, फ्लेक्सिबल फूटिंग ऑन कोहेजिव सॉइल, फ्लेक्सिबल फूटिंग ऑन कोहेजिव सॉइल, और इसका है फ्लेक्सिबल फूटिंग ऑन कोहेजनलेस सॉइल। तो अगर हम सी को देखेंगे, सी की डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पे प्रेशर भी यूनिफॉर्म है, यहाँ पे सेटलमेंट थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे कम है, यहाँ पे बीच में कम है सेटलमेंट, यहाँ पे बीच में कम है सेटलमेंट। तो यहाँ हमारे पास जो कोहेजनलेस सॉइल होती है उसका जो ई होता है वो होता है यहाँ पे मैक्सिमम, उसकी वजह से सेटलमेंट यहाँ पे मिनिमम होती है। तो ये किसको मैच करेगा, ये कोहेजनलेस सॉइल को मैच करेगा, यानी कि डी का 4 आएगा कोहेजनलेस सॉइल, और ये आपके पास इस वाली सॉइल के लिए आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आपको आता ही होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे चारों चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पे दी गई, तो अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी डायग्राम थोड़ा सा माइनर डिफरेंस में दिया गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है सॉइल एक्सप्लोरेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर मीटर टेस्ट, स्टैटिक कॉम्पेंटेशन टेस्ट किस वजह से करेंगे, वेन शेयर टेस्ट, देखिए प्रेशर मीटर टेस्ट मिनार्ड मॉडल्स, ये आ सकता है स्टैंडर्ड SCPT, स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, सीकिंग रेजिस्टेंस। तो पहला ही इसका मैच करता है मेरे ख्याल से। तो अगर देखिए प्रेशर मीटर टेस्ट हमारे पास जो डायनेमिक मॉडल्स ऑफ सॉइल इससे निकालते हैं हम, तो मिनार्ड मॉडल्स, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से हम क्या करते हैं कि स्किन रेजिस्टेंस निकालते हैं, SPT से क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ब्लोज, बिल्कुल, और वेन शेयर टेस्ट से, हाँ बिल्कुल। तो पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्टिंग अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल ऑफ हाई क्वालिटी यूजिंग ए स्प्लिट स्पून सैंपलर, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड, एरिया रेशियो शुड बी लेस देन 10%,
क्लियरेंस रेशो शुड बी लेस देन 1%। तो एरिया रेशो शुड बी लेस देन %, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोली है। और क्लियरेंस रेशो शुड बी लेस देन 1%, नहीं ये बिल्कुल बात भी नहीं है कि जो क्लियरेंस रेशो होना चाहिए वो यहाँ पे 1 से 3 में लाई करता है, 1 से 3% तक लाई हो सकता है, तो इसे बोला लेस देन 1%, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन है, फ्लूइड का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग अरेंजमेंट वुड द वर्टिकल फोर्स ऑन द सिलेंडर ड्यू टू वाटर बी द मैक्सिमम। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं बोला है। हॉरिजॉन्टल फोर्स बोला होता तो हम क्या निकालते, जिसकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होती है उस पर फोर्स निकालते, हम देखते मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू होती है कि उस पर निकाल देते। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल फोर्स देखना है, तो वर्टिकल फोर्स में हम क्या करते हैं, हम जो भी यहाँ पे अंदर होते हैं इनक्लोज्ड वॉल्यूम उसको देखते हैं कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वही होगा अप टू फ्री सरफेस, तो उसका मैक्सिमम यहाँ से आएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है, तो थोड़ा कम ही आएगा, इसको नलिफाई करेगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, तो थोड़ा नलिफाई करेगा इफेक्ट। इसको भी देखिए कि यहाँ पे तो पानी एक इस साइड से है और ये साइड इस वाले साइड तक अप टू फ्री सरफेस हमें देखना है, तो ये जो इसमें इंक्लूसिव वॉल्यूम है वही आएगा खाली, यानी कि हाफ सर्कल आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले साइड का आएगा, क्योंकि पानी तो इस साइड है ही नहीं। अप टू फ्री सरफेस जो भी वॉल्यूम आएगा इसको पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू जो भी हाइट होगी यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा। और यहाँ पे इसका जो पूरा है पूरा पानी के अंदर है, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ से इसका जो वॉल्यूम आएगा इंक्लूज, यानी कि होल सर्कल का वॉल्यूम आएगा। जो भी लेंथ होगी उसको डायमेंशन आप लेंथ करोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वही इसका मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स आएगा। तो वर्टिकल फोर्स, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्टिकल फोर्स जब भी करना होगा, जो भी कोई भी हो, कर्व्ड सरफेस हो, जो भी आपका दिया गया हो, उस टाइम पे हमेशा आप क्या देखोगे, जो जो वर्टिकल सरफेस है वो कितना वॉल्यूम इंक्लूज करता है वही उसका वर्टिकल फोर्स बन जाता है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स बन जाता है जो आप उस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे जिसकी डायमेंशन, यानी कि ये बन गई उस टाइम पे लेंथ, ये बन गई ब्रेड, जो भी अंदर की तरफ से एक और डायमेंशन होगी उसको एट दिस पॉइंट, यानी कि एच पी, यहाँ उसकी कर्वेचर पे, यानी कि इस पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो लगेगा वो वाला जो आपको आराम से आता है, गामा ए डब्ल्यू एच बार की फार्मूला जो आप निकालते हो। फिर बोला है द सर्कुलेशन अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स फॉर द वेलोसिटी फील्ड। आपको वेलोसिटी फील्ड दिया है, आपको सर्कुलेशन निकालनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है। सर्कुलेशन निकालनी है आपको, सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन जो होती है वो होती है बराबर डेल वी, यहाँ पे क्या दिया इसने, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई इंटू एरिया। तो डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे तो खाली वाई डायमेंशन है, तो ये तो ज़ीरो ही आएगा, माइनस आएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो -3 इंटू एरिया। एरिया में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इंटीग्रेशन नहीं करनी है, क्योंकि आपको बिल्कुल दिया है सर्कल एक दिया, उसका रेडियस 2 यूनिट्स है, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें से मैच करती है। सारी वैल्यूज आपके नेगेटिव में दिए हैं, तो ये तो बिल्कुल है फिलहाल। आर दिया है 2 टू 4 से 12 पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है। एक बढ़िया क्वेश्चन फिर से है, डरावने वाला क्वेश्चन है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जब आप देखोगे इसको कंसेप्ट थोड़ा पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि एक सर्कुलर पाइप है, डायमीटर 1 मीटर है, बेड स्लोप इतना है, ये फ्लो करती है फुल, उसके बाद हाफ करती है फुल। तो हमें पता है कि जो हमारा आर होता है, जो हमारा क्यू होता है वो होता है 1/n, आर रेज पावर 2/3, एस रेज पावर 1/2, और जहाँ पर आर हमारा होता है वो होता है d/4। बोथ केस में चाहे हमारा केस फुल हो, चाहे हमारा केस फुल हो या हाफ हो, आर हमारा चेंज होता नहीं है। तो फिर चेंज क्या होगा, तो इस गलती की वजह से यहाँ पे होगा कि हम जल्दी में इसको लगाएंगे क्या 1, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा आंसर, सॉरी कहाँ थे हम। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी
पार्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी गेट के वन लाइनर्स हैं मेनली। ये क्वेश्चंस क्या हुआ इंपॉर्टेंट ये? इसलिए नहीं है कि कल आपको यही वाले क्वेश्चंस